नमस्कार, मैं मणिभूषण। इम्यूनिटी के सेकंड पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट के वीडियो में हमने जनरल बैरियर्स के बारे में स्टडी की थी, जिसके अंदर न्यूट्रिशन, एक्यूट फेज रिएक्शन, फीवर, एज, जेनेटिक फैक्टर्स एटसेट्रा के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने फिजिकल बैरियर्स के बारे में देखा, जिसमें हमने म्यूकस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा और म्यूकस झिल्ली के बारे में बात की। अब भौतिक अवरोध में नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। स्तनधारियों के श्वसन तंत्र में सुरक्षात्मक युक्तियां पाई जाती है। अंतःश्वसन के द्वारा सूक्ष्म जीव श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म जीव श्वसन पथ की म्यूकोसा के साथ चिपक जाते हैं। म्यूकोसा के साथ चिपकने के साथ सूक्ष्म जीवों को श्वसन उपकला द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है तथा पक्षमापी क्रिया द्वारा इनको फेफड़ों के बाहर फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसा हमने पिछले बताया था। अब होता क्या है इसमें, मैंने बताया था गोबलेट सेल होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। कोई बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी पैथोजन है जो श्वास नलिका के थ्रू अगर हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है तो होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रास्ते में ही इस म्यूकस झिल्ली द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और चिपका लिया जाता है। उसके बाद इनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सीलियल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा इस पैथोजेंस को शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है या लिम्फोसाइट द्वारा इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जिन सूक्ष्म जीवों का आकार 10 म्यूएम से अधिक होता है वे नासिका कक्ष में उपस्थित रोम द्वारा ही ट्रैप कर लेते हैं। मतलब वो माइक्रोब्स या वो बैक्टीरिया वायरस जो 10 म्यूएम से अधिक बड़े हैं, जो हमारे नाक के बाल है, उनके द्वारा इनको रोक लिया जाता है। लार के द्वारा भी मुख एवं नासिका ग्रसनी गुहिका से सूक्ष्म जीव स्वच्छ होकर आमाशय में चले जाते हैं। जहां पे एसिडिक वातावरण पाया जाता है वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा कुपिकाओं में मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती है जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस प्रकार श्वसन तंत्र भी एक प्रकार के भौतिक अवरोध का काम करता है तथा नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है आहार नाल, जो भौतिक अवरोध में तीसरा जो फैक्टर रहता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल भी जो पैथोजेंस को रोकने का काम करती है। कैसे करती है? आहार नाल में आमाशय में पहुंचने के बाद अधिकांश सूक्ष्म जीव गैस्ट्रिक रस एवं HCl के प्रभाव का नष्ट हो जाते हैं। जैसा ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आमाशय में हमारे HCl का सीक्रेशन होता है, जो कि ऑक्सीडेंटिक सेल द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये पाचन से रिलेटेड होता है। परंतु जैसे ही अगर माइक्रोब्स वगैरह कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे आहार नाल में पहुंचता है तो HCl और एसिडिक प्रभाव के कारण ये माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस वहां माध्यम का पीएच बहुत कम होता है। इतना कम पीएच वो सहन नहीं कर पाते। लघु आंत्र में प्रवेश करने के बाद भी अग्नाशय रस, पित्तांत्य रस, एंटीबॉडी इनके संपर्क में आने के बाद ये जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अंदर आ जाते हैं उनका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल भी एक नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके द्वारा पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल बैरियर में आता है वो होता है मूत्रजनन तंत्र या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। सामान्य परिस्थिति में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय निर्जमीकृत होते हैं या डिस्लाइज होते हैं। फिर भी नर व मादा की यूरिथ्रा के दूरस्थ भाग में कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं। मूत्र की पीएच कम होने एवं यूरिया, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, इंडिकेन, बसीय अम्ल, म्यूसिन तथा एंजाइम की उपस्थिति के कारण कुछ जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मूत्र के अंदर भी पीएच कम होती है तथा इसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल आदि चीजें पाई जाती है जो वहां आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। मूत्रजनन पथ के नीचे वाले क्षेत्र में मूत्र एवं म्यूकस के कारण भी हानिकारक रोगजनक का निष्कासन हो जाता है। जो नीचे वाले पथ में अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो यूरिन के साथ साथ उन पैथोजेंस को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट द्वारा भी हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया वायरस को प्रवेश करने से, बैक्टीरिया को प्रवेश करने से रोका जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है आईज, आंखें। आंखों की कंजक्टाइवा में म्यूकस स्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जो नेत्र गोलक को कवर करती है या आवृत करती है। अश्रु ग्रंथियां द्वारा स्रावित आंसुओं में लाइसोजाइम और IgE यानी एंटीबॉडी ई उपस्थित होती है। लाइसोजाइम हम पहले ही बता चुके हैं कि लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो जो आंखों की कंजक्टाइवा में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है
जो आई बॉल को बिल्कुल कवर कर लेती है, और जो आंसू निकलते हैं आंसू के अंदर एक तो लाइसोजाइम पाया जाता है, इसके अलावा एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको हम एंटीबॉडी ई कहते हैं। यह भी जीवाणुओं को रोकने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से फिजिकल बैरियर के अंदर हम पढ़ते हैं स्किन, श्वसन तंत्र, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और आइज किस प्रकार रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद आता है केमिकल बैरियर्स या रासायनिक अवरोध। केमिकल बैरियर में जठर रस, सलाइवा, ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिक अम्ल ऐसे कई होते हैं जो इन बाहरी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है फाइब्रोनेक्टिन। यह एक उच्च अणुभार वाला ग्लाइकोप्रोटीन है जो कुछ जीवाणुओं के साथ इंटरेक्शन करता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस एवं स्ट्रेप्टोकोकस के ए, सी तथा जी समूहों के साथ बाइंड हो जाता है तथा फाइब्रोनेक्टिन उपकला कोशिका के ग्राहों के साथ भी बंधित हो सकता है, जिससे जीवाणुओं का ग्राहियों के साथ बंधन टूट जाता है। फाइब्रोनेक्टिन बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में कोलेजन तंतुओं को आपस से बंधित करने का काम करता है। फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करता है, बैक्टीरिया जो किसी भी कोशिका की झिल्ली कोशिका के साथ अगर अटैच होता है तो वो उसका अटैचमेंट उस कोशिका के टूट जाता है तथा जीवाणु उस कोशिका को या ऊतक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इस प्रकार से फाइब्रोनेक्टिन जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। दूसरा होता है हार्मोन। अब कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल हार्मोन। यह भी बाहरी पैथोजेंस को इनएक्टिव करने, डिस्ट्रॉय करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब तीसरा इसमें आता है बीटा लाइसिन। बीटा लाइसिन रक्त प्लेटलेट द्वारा स्रावित केटायोनिक पॉलीपेप्टाइड है। ये जनरली जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। ये क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से बीटा लाइसिन भी हमारे नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है इंटरफेरोन। विभिन्न प्रकार के वायरस, डीएसआरएनए, एंटोटॉक्सिन, एंटीजन उद्दीपन, माइटोजन कारक, विभिन्न प्रकार के परजीवी कारण यूकैरियोटिक कोशिकाओं से इंटरफेरोन का स्राव होता है। ये बात रखिएगा, इंटरफेरोन मात्र वायरस संक्रमण के दौरान ही स्रावित किया जाता है। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हम पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी के दौरान। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? जनरली जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं सब में यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। हायर एनिमल और हायर प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स एनिमल्स है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इनके अंदर पाई जाती है। सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका हम देखते हैं तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका द्वारा इंटरफेरोन का सीक्रेशन किया जाता है, पर मात्र वायरस के संक्रमण के समय। इंटरफेरोन क्या होते हैं? कम अणुभार वाले ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। वर्तमान में मानव द्वारा स्रावित इंटरफेरोन को 3 श्रेणियों में रखते हैं: IFN अल्फा, बीटा एंड गामा। एंटीवायरल इंटरफेरोन के उत्पादन के लिए, मतलब इनके उत्पादन के लिए इंटरफेरोन mRNA होता है स्पेशलिस्ट, उनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि ये इंटरफेरोन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। इंटरफेरोन द्वारा वायरस के संक्रमण के प्रतिरोधकता को एक चित्र द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि अभी आगे दिखाया जाए, ये डायग्राम दिखाया गया है कैसे सबसे पहले डीएनए, सबसे पहले फर्स्ट वायरस इंटर करता है, न्यूक्लियस में आता है, तो डीएनए द्वारा इंटरफेरोन mRNA का निर्माण किया जाता है। mRNA द्वारा फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा इंटरफेरोन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। फिर ये इंटरफेरोन प्रोटीन हम देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है, ओलिगो है, सिंथेटिक प्रोटीन काइनेज हुआ है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके द्वारा इंटरफेरोन प्रोटीन का निर्माण होता है। सी डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार ये इंटरफेरोन वायरल आरएनए से इंटरेक्ट करता है, उसका डिग्रेडेशन करता है। इस प्रकार से इंटरफेरोन कंप्लीटली वायरस से, मतलब वायरस से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन ग्राम नेगेटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है जो अन्य जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं। नॉर्मली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरियोसिन्स को सीक्रेट करते हैं जो दूसरे आसपास के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं। बैक्टीरियोसिन अपने प्रोड्यूसर्स को अनुकूलित लक्षण प्रदान करता है। कई बार जीवाणु में उग्रता को त्वरित करता है जो परकोशी कोशिका को क्षतिग्रस्त करते हैं। कई बार जीवाणुओं को वायलेंट भी कर देते हैं जिससे कि वह हमारी कोशिकाओं को नुकसान करते हैं, परंतु सामान्यतः यह आसपास के जीवाणु द्वार को
डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे कि हमारी शरीर के अंदर एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जो कोलिसिन नामक बैक्टीरियोसिन का सीक्रेशन करता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ई कोलाई एक जीवाणु है, एस्चेरिचिया कोलाई जिसका पूरा नाम है, जो हमारे बॉडी के अंदर सहजीवी रूप के अंदर रहता है। यह हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया है। यह दूसरे बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तथा दूसरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार केमिकल बैरियर्स यहाँ पूरे जाते हैं जिनमें हमने फाइब्रोनेक्टिन, हार्मोन, बीटा लाइसिन, इंटरफेरोन, बैक्टीरियोसिन की स्टडी करी। अब इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल बैरियर्स। सूक्ष्म जीवों द्वारा रोधकता के प्रथम स्तर को भेदने के पश्चात द्वितीय सुरक्षा तंत्र का सामना करना पड़ता है। द्वितीय सुरक्षा तंत्र में कुछ सामान्यतः माइक्रोबायोटा को छोड़कर उसकी अधिकांश कोशिकाएं अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती है जो देह में आरईएस या रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का निर्माण करती है। इस तंत्र में मैक्रोफेज, मोनोसाइट संबंधित कोशिकाएं होती है जो यकृत, पीलिया और लस्सी की गांठें और अस्थि मज्जा में उपस्थित होती है। किसी प्रकार से अगर ये बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इसके बाद एक माइक्रोबायोटा, इसके बाद एक दूसरी कोशिकाएं जिनके अंदर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स जैसी कोशिकाएं होती हैं, इन सबको हम सम्मिलित रूप में रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। ये सब एक्टिव हो जाती है और ये सब एक्टिव होके बाहरी परजीवी को, ये बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करती है। किस प्रकार है इसको? पहली घटना इसके अंदर आती है इन्फ्लेमेशन या शोथ। अवशिष्ट रोधक क्रियाएं जो पैथोजन द्वारा उत्पन्न की क्षति के कारण होते हैं। जैसे कि हमारा कोई पैथोजन ने हमारे किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद जो निम्न क्रियाएं होती है, कैसे होती है? सबसे पहले शोथ के कारण धमनिकाएं प्रसारित हो जाती है और प्रभावित ऊतक में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त केशिकाएं भी प्रसारित हो जाती है जिससे ऊतकों का रंग लाल हो जाता है। जैसे कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ, सबसे पहले धमनिकाएं फैल जाती है। धमनियां फैल जाने के कारण उसमें उस ऊतक की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और वो ऊतक अधिक रक्त के कारण लाल रंग का दिखाई देने लगता है। फिर क्या होता है? रक्त केशिका की एंडोथेलियल कोशिका टाइट जंक्शन द्वारा जुड़ी रहती है। बड़े आकार के अणु कोशिका के आर पार नहीं जा सकते। शोथ के समय एंडोथेलियल कोशिकाओं के मध्य अवकाश निर्माण हो जाते हैं। इस कारण अंतरालीय अवकाश में तरल व बड़े आकार के अणु परिवहित होकर चले जाते हैं। अंतरालीय अवकाश में तरल के एकत्र होने की घटना के कारण सूजन आ जाती है जिसे हम एडिमा कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? दो कोशिकाएं आपस में टाइट जंक्शन द्वारा जुड़ी रहती है जिसके कारण इनके बीच में गैप नहीं पाए जाते, जिससे बड़े बड़े प्रोटीन और बड़े मॉलिक्यूल इनको क्रॉस नहीं कर सकते। पर जैसे ही शोथ की घटना के कारण इन कोशिकाओं के मध्य में बड़े बड़े अवकाश बन जाते हैं। अवकाश बनने से क्या होता है कि जो बड़े आकार के अणु है, प्रोटीन है और तरल है, वह सब क्या होता है? ऊतकों के बीच में जमा हो जाता है जिससे सूजन आ जाती है। चोट लगने के बाद जो हमारी सूजन आ जाती है ना, वो घटना होती है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं हम एडिमा। उसके बाद क्या होता है? सामान्यतः ल्यूकोसाइट कोशिकाएं मुख्यतः रक्त धारा के साथ प्रभावित होती है। शोथ के समय ल्यूकोसाइट कोशिकाएं ल्यूकोसाइट कोशिका की भित्ति के साथ जुड़ जाती है तथा अपने कूट पादाप या सूडोपोडिया की सहायता से कोशिका की भित्ति को भेदकर अंतराली तरल में आ जाती है। इस घटना को डायापेडेसिस कहते हैं। अब जो ल्यूकोसाइट कोशिकाएं होती है, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का ये पार्ट होती है। ये उन्हीं में से एक कोशिकाएं होती है। ये क्या करती है? सूडोपोडिया, जैसे अमीबा सूडोपोडिया की तरह चलता है ना, उसके द्वारा मूव करती है। अब ये कोशिकाएं क्या होती है? वहां पहुंच जाती है जहां पे उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या जहां सूजन हुआ है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। अब क्या होता है? कोशिका द्वारा ल्यूकोसाइट कोशिकाएं कीमोटैक्सिस द्वारा पैथोजन के निकट पहुंच के उसको नष्ट कर दिया जाती है। अब ये जो ल्यूकोसाइट कोशिकाएं पैथोजन के पास पहुंचती है और उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस प्रकार से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये सारी जो घटना कहलाती है, इस घटना को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन या शोथ। ये टॉपिक वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।